वो जिंदगी ही क्या जिसमें मोहब्बत वतन की सिमटी ना हो, वो जिंदगी ही क्या जिसमें मोहब्बत वतन की सिमटी ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो, और वो मौत ही क्या जो तिरंगे में लिपटी ना हो। सो भारत माता की जय और इनकलाब जिंदाबाद के साथ मैं अपने चैनल फन एंड स्टडी विद उत्कर्ष में आप सभी का स्वागत करता है। यहाँ पर आज जो मैंने आपको सीरीज स्टार्ट किया था आपको नेशनलिज्म इन इंडिया में, आपको उसका फर्स्ट वीडियो मेरे चैनल पे आपको अपलोड हो चुका है और उसको आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे है उसमें आप लोग इंडिया की उस कहानी को जान सकते हैं जो कहानी मैंने स्टार्टिंग में आपको उस वीडियो में समझाई है। यहाँ पे अगर आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि पहले आप जाकर उस वीडियो को देखें। यहाँ पे उस वीडियो के अगर समझ जाएंगे तब आप इस वीडियो पर आइएगा। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपके रक्त में उबाल लाना चाहता हूँ, आपके अंदर एक गुस्सा लाना चाहता हूँ, एक ऐसा गुस्सा जो आपके अंदर होना ही चाहिए। जब जब हमारे भारत माता के ऊपर आंच आएगी तब तक हर इंडियन, हर घर से आपको लोग आएंगे जिनका कोई मजहब नहीं होगा, जिनका कोई धर्म नहीं होगा, वो बस भारतीय कहलाएंगे। और मैंने आपको उस वीडियो में एक बात बोला था कि जब इंडिया के ऊपर जब कोई अटैक करता है तो इंडियंस का गुस्सा इस हद तक बढ़ जाता है कि इंडियन घर में घुस के मारते यहाँ पे हैं। मैंने ये बात बोला था, अब टाइम है उस बात को प्रूफ करने के। यहाँ पे एग्जाम्पल तो बहुत सारे पड़े हैं, लेकिन मैं वो एग्जाम्पल लूंगा जिसमें एक छोटा बच्चा बदला लेने के लिए इंडिया से बाहर जाकर घर में घुस के मार के आता है। पिछले वीडियो में मैंने आपको जालियांवाला बाग इंसिडेंट के बारे में मैंने आपको बताया था। जालियांवाला बाग में आपको जनरल डायर के द्वारा आपको इंडियंस को मारा गया था। वो जनरल डायर जो इंडियंस को मारता है और जब यहाँ से लंदन जाता है तो लंदन की सरकार ने उसको उस समय 1 लाख रुपया आपको इनाम राशि दिया था उस समय कि इसने इंडिया से इंडियन को मार के आया है। वो भी धोखे से, बता के नहीं मारा है, वो पीठ पे गोली चलाया है। कायर पीठ पे वार करते हैं, मर्द सीना पर मारता है। वो जनरल डायर जब उसने जालियांवाला बाग में जब लोगों का नरसंहार किया, बहुत सारे इंडियंस को मार दिए गए वहां पे, तो उस आपको जालियांवाला बाग में एक छोटा बच्चा जाता है और वो मरे हुए लोगों की लाशों को देखता वहां पे है, और देखकर वहां की मिट्टी में जो लोगों की जो लहू जो मिल चुकी थी, खून से सनी हुई मिट्टी को हाथ में लेता है और अपने झोले में रखता है और प्रण लेता है कि जब तक मैं जनरल डायर को मारूंगा नहीं तब तक आपको जो लोग शहीद हो गए जालियांवाला बाग इंसिडेंट में उनकी आत्मा को शांति नहीं मिलेगा। यहाँ पे वो एक बच्चा जो होता है उनका नाम होता है पंडित उधम सिंह। मैं उनको नमन करता हूं पंडित उधम सिंह को, जो जज्बा उनके अंदर था। मैं ईश्वर से ये प्रार्थना करता हूं कि वो जज्बा हर इंडिया का, जितने भी इंडियन हैं उन सबके अंदर में आए, मेरे अंदर आए, आपके अंदर आए। तो इसको शुरू करने से पहले एक छोटा सा पहले कहानी जानेंगे आपको पंडित उधम सिंह के बारे में। यहाँ पे एक छोटा बच्चा जिसने जालियांवाला बाग में एक प्रण लेता है कि जब तक आपको मारेंगे नहीं तब तक आपको शांति नहीं मिलेगा। एक बात बोलते हैं ना, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ये भी एक आपको बिहारी ने बात बोला था। वो आप एक छोटा बच्चा आपको उस अपने बदला लेने के लिए जो उसने कसम लिया, जो उसने प्रण लिया, अपने प्रण को पूरा करने के लिए, बदला लेने के लिए बचपन से ही आपको ये सोचता है कि मैं कब जाऊंगा लंदन और कब उसको मार के आऊंगा। जनरल डायर की आपको डेथ होती है 1927 में। वो भी होती है नेचुरल डेथ, कोई मारता नहीं है, कुछ से मर जाता है, टेंशन से या कुछ उसको बीमारी हुई होगी मर गया। वो जालिम मरता है 1927 में, लेकिन उसके मरने के बावजूद भी इनका अंदर का आग शांत नहीं होता है और ये पहुंचते हैं लंदन। कौन कौन? पंडित उधम सिंह पहुंचते हैं लंदन और लंदन में जाकर पता लगता है कि जनरल डायर तो कब मर चुका है। लेकिन जो पंजाब का उस समय गवर्नर जनरल था, पंजाब का जो अमृतसर का जो एरिया है, जो उस समय आपको गवर्नर जनरल था वहां पे जब जालियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, जिसने परमिशन दिया मारने के लिए, वो था माइकल ओडायर। माइकल ओडायर उनका प्रण था कि अब माइकल ओडायर को मार के रहेंगे यहाँ पे। और माइकल ओडायर जब आपको लंदन के अंदर जब होता है कॉन्फ्रेंस होता है, कॉन्फ्रेंस में जब वो जाता है तो उस कॉन्फ्रेंस में हमारे पंडित उधम सिंह भी आपको कोट पैंट पहनकर और एक पुस्तक लेकर, एक बुक लेकर, इस बुक के अंदर उनका बंदूक होता है और बंदूक लेकर उस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं। यहाँ पे हैं
जब माइकल ओ डायर आता है भाषण देने के लिए, भरी सभा में वो खड़े होते हैं और खड़े होने के बाद जैसे वो खड़ा होता है स्टेज पे, बुक से निकालते हैं बंदूक और 6 गोली से उनको आत्मा का मिलन परमात्मा से करवा दिया। उस टाइम पे पंडित उधम सिंह जो थे, जनरल ओ डायर को मारते जब है, माइकल ओ डायर को जब मारते वहां पे है, पूरा पब्लिक शॉक्ड, माइकल ओ डायर रॉक्ड, ये सीन होता है वहां पे है ना। दुश्मन के देश में घुस कर दुश्मन को मारना बहादुरी होता है, और वो भी सीने पे मारना, पीठ पीछे वार नहीं किया उन्होंने। उनको अरेस्ट किया जाता है, वो भागते नहीं है, उनको अरेस्ट किया जाता है। और 1940 में उन्होंने जनरल माइकल ओ डायर को मारा था, और उसी 1940 में ही आपको मारने के कुछ मंथ के बाद उनको आपको फांसी की सजा मिलती है यहाँ पे है। और जब उनको फांसी पे जब आपको बारी आती है आपको हैंग करने की, तो फांसी में एक रूल होता है पूछना, उसमें आपको पूछते हैं कि आपकी अंतिम इच्छा क्या है। उस समय माइकल ओ डायर की जो आपको मारे थे आपको उधम सिंह, वो बताते हैं अपनी अंतिम इच्छा। एक अंतिम इच्छा तो है कि आप पूरा कर पाओगे। वो बोलते हैं तुम बोलो तो सही, हम पूरा करेंगे। और उस समय माइकल ओ डायर को मारने के बाद पंडित उधम सिंह की एक इच्छा क्या होती है, जब मैं माइकल ओ डायर को गोली से मारा था तो उस समय कुछ और भी ऑफिसर थे वहां पे, मैं उनको नहीं मार पाया, या मारने का मौका दोगे? मरते मरते इंसान वो मजाक कर दिया उनसे, है ना। वो गुस्सा करते हैं, इनको सेंटेंस टू डेथ मिला था, फांसी पर इनको आपको चढ़ाया गया और वो देश के लिए शहीद हो गए वहां पे। ये है आपको इंडियन का जज्बा है। जब इंडियन के रक्त में उबाल आती है, जब आपको इंडियन को गुस्सा आता है, तो वो भूल जाता है कि वो कहाँ खड़ा है, वो अपना बदला लेके रहता है यहाँ पे है। वो जज्बा मैं चाहता हूं कि आज के युवाओं में, मुझ में, आप में, हम सब में रहे यहाँ पे, कि जब हमारे देश की बात हो तो हम अपने मजहब को, अपने धर्म को भूल जाए और भारत माता की रक्षा करने के लिए आप सबसे पहले आगे जाकर खड़े यहाँ पे हो कि मेरा देश है, मेरी मिट्टी है, और जो मेरी मिट्टी में को आपको आएगा उनको मिट्टी में मिला देंगे यहाँ पे। ये एक इंडियन का जज्बा होता है यहाँ पे। बात समझ में आई ना यहाँ पे। अब आते हैं चैप्टर पे, यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे है अगर रक्त में और उबाल अभी भी नहीं आया है तो आपको जरूरत है और बातें जानने की। और मैं हर वीडियो में आपको ऐसे ही कुछ कहानी लेके आऊंगा। जब तक ये सीरीज आपको चलेगा आपको कहानियां सुनने को मिलेगी यहाँ पे, ये मेरा वादा है। मैं इंडिया के हर उस इंसिडेंट को बताऊंगा जो इंसिडेंट आज भी इतिहास के पन्नों में आपको देखने को मिलती है यहाँ पे। और आज भी ब्रिटेन जानता है उस बात को कि उस समय इंडियंस का क्या जज्बा था। उस समय का ब्रिटेन जानता था, आज का ब्रिटेन जानता है, और आज का पाकिस्तान भी जानता है। आज का पाकिस्तान भी जानता है कि वो भी वही हरकत करता है जो हरकत उस समय आपको ब्रिटिश ने किया था। लेकिन ब्रिटिश ने आपको इंडिया के अंदर आकर हरकत किया था, और वो इंडिया के बाहर से वो हरकत को करता है, और हर बार उसको मुंह की खानी पड़ती है। जिस देश में 14 अगस्त 1947 को जो देश हमारा आजाद हुआ था, आपको पाकिस्तान, जो कि देश था ही नहीं, इंडिया का एक बच्चा है। उसके पहले फादर इंडिया और दूसरा फादर मोहम्मद अली जिन्ना। 2 बाप है, एक बाप नहीं है। पाकिस्तान का 2 बाप, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। एक आपको मोहम्मद अली जिन्ना। पाकिस्तान के 2 बाप, एक पहला इंडिया बाप है। बड़े फादर कौन है आपको? इंडिया यहाँ पे है। और छोटा फादर मानता है, वो किसको मानता है? मोहम्मद अली जिन्ना को। जो 2 बाप का है वो पाकिस्तान है। सिंपल सी बात यहाँ पे है, ये समझने की जरूरत यहाँ पे है। और वो पाकिस्तान 14 अगस्त को क्या करता है, एक बनवाता है केक, और केक के ऊपर होता है पाकिस्तान का नक्शा, और उस केक को चाकू से काटता है सब, और केक के लिए भूखे नंगों की तरह उसको कूदता है सब खाने के लिए। यहाँ पे वैसा देश, वो भी बांग्लादेश हम लोग का को बोलता है यहाँ पे, इंडिया में ऐसा है वैसा है। बात समझ आ रही है ना यहाँ पे। जब जब देश के लिए बात आएगा यहाँ पे, अपने मजहब को, अपने धर्म को भूल जाना और एक इंडियन होने के नाते उनसे लड़ना, ये मैं बस आपको बोलना चाहता हूं, और इस बात को आपको समझना यहाँ पे होगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे है हम अभी के टाइम में आपको इसके पहले वाले वीडियो में आपको खिलाफत मूवमेंट को मैंने आपको एक्सप्लेन किया हुआ था, खिलाफत मूवमेंट में क्या क्या हुआ है। उसके बाद महात्मा गांधी अपने लेके आते हैं नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसको 1920 में आपको एक्सेप्ट किया गया था। इसमें हुआ क्या था, गांधी जी को ये विश्वास था, गांधी जी बिलीव दैट ब्रिटिश रूल डिपेंडेड अपॉन द कॉपरेशन ऑफ द इंडियंस। यानी ब्रिटिश जो रूल यहाँ पे है
वो तब तक आपको इंडिया में आपको अपना रूल कर पाएगा जब तक कि इंडियन का कॉपरेशन रहेगा। इंडियन के सहयोग से ही आपको ब्रिटिश गवर्नमेंट हम पर रूल कर पा रहा है यहाँ पे। अब कुछ आपको 30,000 50,000 लोग मिलकर 30 करोड़ लोग पर रूल कर पा रहे हैं, तो इतना तो आसान तो है नहीं। उस समय ब्रिटिश का नंबर 30 से 50,000 आपको थे ही वो, और इंडिया में 30 करोड़ लोग थे, उनके ऊपर आपको वो लोग आप रूल कर पा रहे हैं। कैसे कर पा रहे होंगे? क्योंकि इंडियंस का उसमें आपको सपोर्ट रहा होगा यहाँ पे। तो महात्मा गांधी का एक बुक होता है हिंद स्वराज, अकॉर्डिंग टू हिंद स्वराज, जिसको महात्मा गांधी ने 1909 में आपको इसको लिखा था, इस बुक को। इफ इंडियंस रिफ्यूज टू कोऑपरेट, अगर इंडियंस ने कोऑपरेट करने से मना कर दिया अगर, तो ब्रिटिश रूल कोलैप्स विद इन अ ईयर, एक साल के अंदर में ब्रिटिश गवर्नमेंट का जो रूल है इंडिया के अंदर हमारा, वो क्या कर जाएगा? कोलैप्स कर जाएगा, ढह जाएगा। ब्रिटिश एम्पायर इंडिया में आपको ढह जाएगा, खत्म हो जाएगा यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू हिंद स्वराज। महात्मा गांधी का जो बुक है होता है। अब ये जो महात्मा गांधी अपने एनसीएम मूवमेंट लेके आने वाले हैं, इसके पीछे का रीजन क्या है? क्यों लड़ा चाहते थे महात्मा गांधी? तो महात्मा गांधी इसका जो रीजन था, वो रीजन था पॉलर रॉलेट एक्ट, जिसको महात्मा गांधी ने ब्लैक एक्ट कहा था। एक ऐसा कानून जिसमें ना आपको दलील होगा, ना वकील होगा, और ना ही अपील कर सकते, ना वकील, ना दलील, ना अपील। एक ऐसा कानून ना, उसके अगेंस्ट में जालियांवाला बाग इंसिडेंट होता है, उसके अगेंस्ट में, खिलाफत इशू के अगेंस्ट में, और ग्रोइंग एंटी ब्रिटिश फीलिंग्स, जो इंडियंस के अंदर जो ब्रिटिश के लिए आपको जो एंटी फीलिंग आती है, उस फीलिंग के अगेंस्ट में ये कुछ आपको होते हैं रीजन इस मूवमेंट को लॉन्च करने के लिए, एनसीएम को। और इस मूवमेंट में क्या करना है, लोगों ने पूछा महात्मा गांधी से, आखिर मूवमेंट में आपको करना क्या यहाँ पे है? इस मूवमेंट में क्या करना है? द प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट क्या होता है? द बाइकॉट गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। जो भी स्कूल है, जो भी कॉलेज है, उनको आपको बाइकआउट किया गया। बाइकआउट का मतलब होता है बहिष्कार करना, यानी ब्रिटिश के स्कूल में हम नहीं जाएंगे, जो टीचर होंगे उस स्कूल में आपको नहीं पढ़ाएंगे, जो कॉलेज होंगे उस कॉलेज में आपको विद्यार्थी नहीं जाएंगे, और ना ही आपको टीचर जाएंगे यहाँ पे। तो वैसे बाइकआउट करना यहाँ पे है। नेक्स्ट ईयर बाइकआउट कोर्ट्स, यानी जो भी कोर्ट्स होंगे उनको बाइकआउट करना है। ब्रिटिश के कोर्ट में कोई भी आपको वकील वकालत करने नहीं जाएगा, और ना ही कोई इंडियन उनके कोर्ट में जाकर केस करेगा यहाँ पे। तो बाइकआउट कोर्ट करना है। गिव अप गवर्नमेंट जॉब एंड टाइटल, जो गवर्नमेंट जॉब होते हैं, जो टाइटल्स होते हैं, उनको गिव अप करना है, उनको छोड़ देना है। गवर्नमेंट का जॉब नहीं करना है, उनके तो जो टाइटल्स मिलेंगे उस टाइटल को वापस करना है। जैसे आपको रविंद्रनाथ टैगोर को मिला एक टाइटल नाइटहुड की, वो क्या करते हैं, अपना टाइटल अपना वापस कर देते हैं यहाँ पे। टाइटल को और गवर्नमेंट जॉब को क्या करना है? बाइकआउट करना है यहाँ पे है। बाइकआउट फॉरेन क्लॉथेस, जो भी आपको ब्रिटेन से बन के जो आते हैं आपको कपड़े, उनको बाइकआउट करना है। प्रोमोट खादी, खादी को पहनना है। खादी इंडियन गुड्स था यहाँ पे, इंडिया का आपको था कपड़ा, उसको प्रमोट करना है। और यूज इंडियन गुड्स, जो इंडिया के जो गुड्स हैं उनको हमको यूज करना है यहाँ पे, ताकि हमारे यहाँ के जो ट्रेडर्स हैं, जो हमारे यहाँ के कंपनी ओनर्स हैं, उनका आपको डेवलपमेंट हो सके यहाँ पे। महात्मा गांधी बताते हैं कि आपको ये काम करना है यहाँ पे। इसके बाद जब इस मूवमेंट को करने की बारी आती है, सितंबर 1920 में कलकत्ता में एक होता है कांग्रेस का सेशन होता है। कलकत्ता में क्या होता है? कांग्रेस का होता है सेशन। इसमें गांधी जी ने क्या किया, कांग्रेस लीडर को बहुत कन्विंस किया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए, कि कांग्रेस पार्टी भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करे। यहाँ पे एनसीएम प्लस खिलाफत मूवमेंट में, दो मूवमेंट, एनसीएम और खिलाफत में, कांग्रेस पार्टी ने उस समय आपको रिफ्यूज कर दिया कि हमको आपको मूवमेंट नहीं करना है, हमको अपना मूवमेंट आपको नहीं करना है, चाहे जो भी यहाँ पे हो। लेकिन महात्मा गांधी का ये प्लान था कि ये एक ऐसा टाइम है जिसमें हिंदू और मुस्लिम, हिंदू आपको एनसीएम में और मुस्लिम आपको खिलाफत मूवमेंट में एक साथ यूनाइट होकर मास मूवमेंट करेंगे ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में। और ये एक बहुत अच्छा मौका है इंडियंस के लिए, बहुत अच्छा मौका है जब दो कम्युनिटी के लोग, जब दो अलग अलग धर्म के लोग एक साथ आते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट में मूवमेंट करने के लिए, है ना। महात्मा गांधी को लगा एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। फिर महात्मा गांधी ने क्या किया, कांग्रेस पार्टी को मोटिवेट किया, और मोटिवेट करने के बाद आपको नागपुर सेशन दिसंबर 1920 में, सेमी ईयर में, कांग्रेस पार्टी अनाउंस करती है कि हम आपको एनसीएम और खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट करेंगे। और तब इस मूवमेंट को क्या किया गया, एक्सेप्ट किया गया। दिसंबर 1920 एक ऐसा टाइम था जिस समय आपको एनसीएम को और खिलाफत मूवमेंट को बस एक्सेप्ट किया गया कांग्रेस पार्टी के द्वारा कि मूवमेंट करेंगे, बट इट वाज लॉन्च्ड इन जनवरी 1921। जनवरी
1921 में इस मूवमेंट का को लॉन्च किया गया इंडिया में, है ना। और जो ये मूवमेंट जो लॉन्च किया गया, ये 3 फेज में होने वाला है। एक टाउन में होने वाला है, एक कंट्री साइड में होने वाला है, और एक प्लांटेशन एरिया में होने वाला है, जो आपके बुक में दिया भी होगा। आपका ये सिलेबस का पार्ट भी यहाँ पे है। अब जो इसमें आपको मूवमेंट जो होता है, इसमें अलग अलग आपके एरिया में जो होता है, तो पहला हमारा कहाँ पे होता है, मूवमेंट इन टाउन्स। जो शहरी जो एरिया होते हैं और मूवमेंट वहां पर होता है। इसमें होता क्या है कि स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल, जो बातें मैंने यहाँ पे लिखी हुई है, प्रोग्राम ऑफ द मूवमेंट, क्या आपको किसमें काम करना है, वो चीज देखने को यहाँ मिलता हमको है। स्टूडेंट्स ने क्या किया, गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल को छोड़ दिया यहाँ पे। टीचर्स ने क्या किया, रिजाइन कर दिया। लॉयर्स ने क्या किया, अपना लीगल प्रैक्टिस करना बंद कर दिया। हम कोर्ट में आपको जाकर प्रैक्टिस नहीं करेंगे यहाँ पे। लॉयर ने कोर्ट छोड़ दिया। फॉरेन जो आपको थे क्लॉथ्स थे, जो फॉरेन के आपको थे कपड़े थे, विदेशी कपड़े, उनको जला दिया गया यहाँ पे। फॉरेन गुड्स को बाइकआउट किया गया। विदेश से आने वाला जो भी सामान है उसको बाइकआउट करेंगे, उसका बहिष्कार कर देंगे। और लीकर शॉप, दारू के जितने भी अड्डे थे, सब में क्या किया गया, आग लगा दिया गया, है ना। और इसके बाद एक चीज होता है कि काउंसिल इलेक्शन, उस समय इंडिया में इलेक्शन होता था जिसमें इंडियन भी पार्टिसिपेट करते थे, है ना। तो काउंसिल इलेक्शन को बाइकआउट किया गया, बस एक मद्रास के एरिया को छोड़कर, चेन्नई के एरिया को छोड़कर, बाकी हर जगह काउंसिल इलेक्शन को भी आपको बाइकआउट किया गया। ये सब आपको कहां पे हो रहा है, टाउनशिप में हो रहा है, टाउन में हो रहा है, शहर में हो रहा है यहाँ पे, है ना। इसके बाद होता क्या है ना कि इस मूवमेंट का कुछ होता है ड्रॉबैक होता है, कुछ कमियां होती है। कमी क्या होती है, कब जो लोग अपनी स्कूल छोड़ रहे थे, मान लीजिए कि मैं टीचर हूं और मैं एक ब्रिटिश स्कूल में अगर पढ़ाता अगर हूं, मैंने क्या किया, स्कूल छोड़ दिया मूवमेंट के लिए, मेरा देश की बात है, हमने क्या किया, छोड़ दिया। लेकिन 1 महीना 2 महीना 5 महीना 1 साल तक मैं स्कूल छोड़ा हूं, है ना। और उसके बाद मेरा अर्निंग बिल्कुल हो गया, जीरो हो गया यहाँ पे। मुझे अदर ऑप्शन हमको नहीं मिल पा रहा है यहाँ पे। तो आखिर में कब तक मैं स्कूल छोड़ूंगा, कब तक अपने जॉब से मैं बाहर रहूंगा। कभी ना कभी मुझे जॉब पर अपना वापस जाना होगा यहाँ पे, या फिर मुझे कोई और ऑप्शन मिलना चाहिए, लेकिन कोई ऑप्शन होता नहीं यहाँ पे है ना। जिससे जो भी आपको होते हैं, लॉयर होते हैं, आपके टीचर होते हैं, वो क्या करते हैं, दोबारा स्कूल ज्वाइन करते हैं। जो खादी जो था, आपको कपड़ा था, खादी जो था वो बहुत ही एक्सपेंसिव था, और इंडियन उस समय में बहुत पुअर थे, गरीब थे, है ना। खादी महंगा होने की वजह से इंडियंस ने क्या किया, फिर आपको फॉरेन गुड, आपको जो थे, आपको कपड़े थे, उनको दोबारा पहनना शुरू कर दिया। वेरी फ्यू इंस्टीट्यूशन, इंडियन इंस्टीट्यूशन बहुत कम आपको होते हैं, आपको इंडिया में आपको होते हैं, इंस्टीट्यूशन आपको होते हैं, यहाँ पे है ना। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स वेंट बैक टू स्कूल, दोबारा इन्होंने स्कूल ज्वाइन कर लिया, लॉयर ने दोबारा कोर्ट ज्वाइन कर लिया। लेकिन ये मूवमेंट हमारा टाउन में क्या हो गया, फेल हो गया। फेल होने के बावजूद भी इनकम ऑफ ब्रिटिशर्स वाज फेल डाउन बाय हाफ। जो इनकम होता है ब्रिटिश गवर्नमेंट का, वो बिल्कुल आधा गिर गया। कितना से कितना, तो 102 करोड़ से कितना हो गया, 57 करोड़, 57 करोड़। ये इंपैक्ट होता है सिर्फ टाउन के अंदर। शहरों में हमको ये इंपैक्ट देखने को मिलता है। सेकेंड डे मूवमेंट हमारा कहाँ पे होता है, कंट्री साइड में। कंट्री साइड का मतलब कि आपको गांव का एरिया, उसमें एक जगह होता है आपको अवध का एरिया। क्या नाम होता है, अवध। अभी के टाइप का उत्तर प्रदेश का एक जगह है अवध, जहाँ अयोध्या नाम का एक जगह आपको देखने को मिलेगा। वहां पे वो बहुत बड़ा एक था, आपको उस समय बहुत बड़ा एरिया अवध। वहां पे एक आपको पर्सन होते हैं बाबा रामचंद्र, जो फिजी में इंडेंजर लेबर थे। फिजी एक आइलैंड है आपको ऑस्ट्रेलिया के पास में, और वहां पे वो बंधुआ मजदूर, मतलब उनको जबरदस्ती करके वहां पर भेजा गया लेबर के रूप में। लेकिन वहां से भाग के आते हैं, और भाग के आने के बाद क्या करते हैं, इस मूवमेंट को लीड करते हैं। कहां पे, तो आपको अवध के एरिया पे। जब वो आते हैं तो देखते हैं कि आपको जो इंडिया के जो लैंडलॉर्ड्स हैं, जो अवध के एरिया के जो होते हैं लैंडलॉर्ड्स, जो जमींदार होते हैं, वो क्या किए, टैक्स बढ़ा दिए हैं, या फिर बहुत सारा चीज होता है, तो अपोज करते हैं हाई रेंज को। जो लैंड के ऊपर जो मैक्सिमम जो टैक्स लिया जा रहा है, उसको अपोज करते हैं। इलीगल ड्यूज, जो आपको ड्यूज, मान लीजिए किसी किसान के ऊपर ड्यूज है, मैं लैंडलॉर्ड हूं और किसान के ऊपर ड्यूज अगर है 100 रुपया का, मैं उसको काट के लिख दिया 120 रुपया। किसान उस समय आके आपको थे, आपको मैक्सिमम लोग उस समय आपको इलिटरेट थे, असाक्षर थे, पढ़ने लिखने ढंग था नहीं। हम बोल दिए 120, वो बोला नहीं मालिक 100 है, हम बोले कि नहीं 120 है। उसी को बोला गया इलीगल ड्यूज, फोर्स लेबर, जिनको जबरदस्ती आपको काम कराया गया, गुलाम बनाया गया, उसके अगेंस्ट में। एक्सप्लॉइटेशन बाय लैंडलॉर्ड्स, जो भी लैंडलॉर्ड्स में एक्सप्लॉइट कर रहे थे लेबर्स को, उनके अगेंस्ट में। और बेगारी सिस्टम, काम कराकर पैसा नहीं देना, उसको बोलते हैं बेगारी बोलते हैं।
तो बेगारी के अगेंस्ट में आपको ये सब हमारा मूवमेंट करते हैं बाबा रामचंद्र ने ऑर्गेनाइज किया नाई धोबी बांध, यानी कोई भी आपको पर्सन, कोई भी आपको नाई या धोबी, यानी आपको कोई भी बार्बर और वाशरमैन लैंडलॉर्ड को सर्विस नहीं देगा, जमींदार को सर्विस आपको नहीं देना है। यहाँ पे है ये बात हम लोग बोलते हैं यहाँ पे है बाबा रामचंद्र एंड जवाहरलाल नेहरू फॉर्म अवध किसान सभा, और ये दोनों मिलकर जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र ने क्या बनाया, अवध किसान सभा, और इसके 300 ब्रांच ओपन किए गए। अवध किसान सभा में आपको फॉर्म क्यों किया गया, तो किसी भी किसान को अगर किसी तरह कोई अगर प्रॉब्लम अगर है, कोई परेशानी अगर है, तो वो इस किसान सभा में जाकर अपना प्रॉब्लम बताएगा, और इस प्रॉब्लम को जितना जल्दी हो सके बाबा रामचंद्र और जवाहरलाल नेहरू द्वारा वो सॉल्व किया जाएगा। ये सब काम आपको किया गया। इसके बाद आपको एक और मिलता है कंट्री साइड में मूवमेंट देखने मिलता है, कहाँ पे, तो आपको गुडेम हिल्स ऑफ आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कोई जगह होता है गुडेम हिल, एक आपको पहाड़ी एरिया होता है, वहां पे आपको जो होते हैं रेबेलियन जो होते हैं गुडेम हिल्स के, है ना, वो तो आपको क्या करते हैं, आपको होता है बेसिकली आपको होता है ट्राइबल लोग, आदिवासी लोग होते हैं जो अपोज करते हैं, जो अगेंस्ट में रहते हैं किस चीज के, तो रिस्ट्रिक्शंस इम्पोज्ड बाय द कॉलोनियल गवर्नमेंट ऑन देयर ट्रेडिशनल राइट्स। अब मान लीजिए मैं ट्राइबल हूँ और जंगल मेरा घर है, फॉरेस्ट मेरा घर है, अब फॉरेस्ट लॉ लाकर मुझे अपने ही घर में जाने से आपको रोक दिया जाए कि आपको जंगल में नहीं जाना है, हम क्या करेंगे, अपोज तो भाई हमारा करना अधिकार है यहाँ पे है। तो वही चीज यहाँ पे होता है, और इन ट्राइबल्स के मूवमेंट को लीड करने के लिए एक पर्सन आते हैं, नाम होता है उनका अल्लूरी सीताराम राजू, ये एक पर्सन होते हैं, बिकेम एन इंपॉर्टेंट लीडर ऑफ द ट्राइबल मूवमेंट, जो ट्राइबल मूवमेंट में क्या करते हैं, अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके अकॉर्डिंग इनके पास कुछ सुपर नेचुरल पावर होते हैं, अगर किसी को कुछ अगर चोट लग गया है, घाव है, गोली लग गया है, तो बस एक और छू देंगे ना घाव वाले जगह पे, तो क्या हो जाएगा, इनका जो भी आपको बीमारी है वो बीमारी हमारा क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू अल्लूरी सीताराम राजू। और ये क्या करते हैं, आपको गुरिल्ला वार करते हैं, गुरिल्ला वार मतलब छिप छिप के मारना, है ना। और ये क्या करते हैं, महात्मा गांधी से बहुत इंस्पायर होते हैं, तो महात्मा गांधी का पहनते हैं, कैप पहनते हैं, टोपी पहनते हैं, गांधीयन टोपी पहनते हैं यहाँ पे है, और महात्मा गांधी के जो आइडिया होता है ट्रूथ, उसको सपोर्ट करते हैं कि हमको सच बोलना है। लेकिन महात्मा गांधी के एक आइडिया होता है नॉन वायलेंस, उसका सपोर्ट नहीं करते हैं, और ये क्या करते हैं, वायलेंस करते हैं, और एक पुलिस स्टेशन के ऊपर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, और ब्रिटिश को क्या करते हैं, मारते हैं, जिनके बाद इनको आपको अरेस्ट किया गया, और आपको 1924 में इनको एग्जीक्यूट कर दिया गया, मार दिया गया, और ये बनते हैं मतलब एक फॉल हीरो बनके सबको रहते हैं यहाँ पे है ना। इनका बस इतना ही का इंपॉर्टेंट रोल होता है आंध्र प्रदेश के एरिया में। अब इसके बाद आता है स्वराज इन प्लांटेशन इन असम। अब देखो प्लांटेशन का मतलब होता है कोई ऐसा लैंड, कोई ऐसा एरिया जहाँ पे सेम टाइप ऑफ क्रॉप, एक ही तरह का फसल आपको हमेशा उगाया जाए, जैसे टी प्लांटेशन हो गया, चाय की खेती, कॉफी प्लांटेशन हो गया, है ना, ये सबको बोलते हैं प्लांटेशन का एरिया बोलते हैं। तो वहां पे एक होता है आपको एक्ट होता है ना, अकॉर्डिंग टू इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट 1859 में एक एक्ट आता है, जिसके थ्रू कोई भी आपको वर्कर जो प्लांटेशन के एरिया में काम करता है वो बिना परमिशन के आपको प्लांटेशन के एरिया से बाहर नहीं निकल सकता है, मतलब उसको अपने घर जाने का कोई आजादी नहीं होता है, पहले परमिशन लेना होगा, तभी परमिशन मिलेगा तब जा सकते हैं। कुछ कुछ ऐसे प्लांटेशन होते हैं जो 10 साल से 15 साल से उस पर काम कर रहे हैं, उनको घर जाने का टाइम उनको मिलता ही नहीं है। जैसे ये सुनते यहाँ पे है ना, महात्मा गांधी ने अपना मूवमेंट स्टार्ट किया एनसीएम, तो जो स्वराज जो होता है, स्वराज इसको वो ऐसा मानते हैं कि ये स्वराज का मतलब क्या है कि उनको आजादी मिलती है कि वो जब चाहे अपने घर जा सकते हैं और अपने अकॉर्डिंग अपना जीवन जी सकते हैं। उन्होंने एनसीएम मूवमेंट को अपने अकॉर्डिंग आपको क्या किया, एक्सेप्ट किया यहाँ पे, और उसके बाद क्या करते हैं, जो आप होते हैं गार्ड, जो लोग होते हैं प्लांटेशन एरिया में जो होते हैं गार्ड होते हैं, उनको मारते हैं वर्कर और वहां से बाहर निकल जाते हैं। लेकिन बाद में पुलिस के द्वारा फिर उनको आपको अरेस्ट किया गया और बड़ी मार मारा गया उनको, और मारने के बाद दोबारा आपको प्लांटेशन के एरिया में ले उनको डाल दिया गया, है ना। तो ये 3 फेज में अलग अलग मूवमेंट होते हैं, जो तीनों फेज में वाला मूवमेंट जो होता है वो अलग अलग लोगों का जो होता है पर्सपेक्टिव, उसके आपके अकॉर्डिंग लोगों ने क्या किया, उसको अडॉप्ट किया। जैसे अवध में लैंडलॉर्ड के अगेंस्ट में, यहाँ पे जब चाहे आपको हम प्लांटेशन के एरिया से बाहर निकल सकते हैं यहाँ पे, और टाउनशिप में जो हुआ है वो आपको रियल यहाँ पर हुआ है एनसीएम का, है ना। इसके बाद होता क्या है ना, गोरखपुर में एक जगह होता है चौरी चौरा नाम का, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में आता है, एक डिस्ट्रिक्ट है आपको आपका तुमको गोरखपुर, और उसी में आपको एक जगह होता है चौरी चौरा।
वहां पे जो होते हैं आपको प्रोटेस्टर जो होते हैं, है ना, वो अपना पीसफुल आपको अपना मूवमेंट करते हैं। यहाँ पे है हमारी मांग पूरी करो, हमारी मांग पूरी करो। यहाँ पे तब तक वहां पे चौरी चौरा में एक होता है पुलिस स्टेशन होता है, जहाँ पुलिस वाले होते हैं वो क्या करते हैं, 22 पुलिस वाले होते हैं जो बाहर निकलते हैं अपने थाना से और प्रोटेस्टर को बोलते हैं यू ब्लडी इंडियंस। प्रोटेस्टर बोलते हैं अरे क्या बोला, तो बोला कि अरे तुम इंडियन लोग 2 साल से मूवमेंट कर रहे हो, क्या निकला इसका, क्या इसका होगा, कुछ हुआ अभी तक है। तो बोला कोई बात नहीं, अपना मूवमेंट हम करते रहेंगे। वो फिर इनको एब्यूजिंग करता है, गाली देता है। यहाँ पे है लोग उनके बात को आपको नेग्लेक्ट करते हैं, लेकिन वो क्या करते हैं, इनके ऊपर लाठीचार्ज करते हैं, मारते हैं। अब चूंकि इंडिया के लोग हैं, खून में तो उबाल रहेगा ही रहेगा, यहाँ पे खून तो खौलेगा। जैसे वो लाठी मारता है सभी लोगों ने क्या किया, पुलिस स्टेशन के ऊपर अटैक कर दिया। पुलिस वाले भाग के जाते हैं अपने जेल के अंदर और जेल के अंदर जाके क्या करते हैं, अंदर से गेट लगा लेते हैं 22 के 22 पुलिस वाले। अब अंदर वो हैं, गेट बंद कर लिए हैं और बाहर होते हैं प्रोटेस्टर होते हैं। अंदर से वो क्या बोलता है, यू ब्लडी इंडियंस, ये बोलता है चुप, ज्यादा बोलता है तो ना मारेंगे ना, धमकाता है। और बाहर से क्या करता है, गेट लगाता है। अंदर से गेट लगाया था, ये बाहर से गेट लगाते हैं। यहाँ पे है और गांव का एरिया है, पुअरा कहीं से मिल जाएगा, वो लेके आता है पुअरा, है ना, और क्या करते हैं पूरे जेल को क्या करते हैं, पुअरा से ढक देते हैं। और उसी में एक इंसान क्या करता है, आपको है निकालता है बीड़ी, है ना, जलाता है बीड़ी को और फेंक दिया। आग लगाओ जो था तिल्ली, उसको फेंक दिया गया। जैसे फेंकता है पुअरा में आग लगता है और 22 के 22 पुलिसमैन होते हैं स्वाहा, सब के सब क्या करते हैं, जल के मरते हैं 22 के 22। महात्मा गांधी सिर पकड़ लिए, हे भगवान, मार दिया सब 22 वाले को, वायलेंस कर दिया सब यहाँ पे, है ना। महात्मा गांधी को हुए थे जेल, उसके पहले महात्मा गांधी क्या करते हैं, आपको है महात्मा गांधी को ये विश्वास था कि अभी जो लोग हैं इंडिया के, वो आपको मूवमेंट करने के लिए पूरी तरह से आपको तैयार नहीं होते हैं। लोगों को पहले सिखाना होगा कि आपको वायलेंस नहीं करना है, उसके लिए जो करना पड़े ब्रिटिश गवर्नमेंट करेगा, लेकिन हमको वायलेंस नहीं करना है। और महात्मा गांधी ने क्या किया, आपको 5 फरवरी 1922 को अपने मूवमेंट को क्या किया, विड्रॉ कर लिया, वापस ले लिया। और हमारा एमसीएम मूवमेंट क्या होता है, फेल होता है। 1920 में एक्सेप्ट किया गया था और 1922 में हमारा मूवमेंट आके क्या होता है, विड्रॉ कर लिया गया और हमारा मूवमेंट होता है, फेल होता है। इसके बाद आपको होगा क्या कि कांग्रेस पार्टी आपको अलग अलग पार्ट में फिर आपको डिवाइड यहाँ पे होगी। महात्मा गांधी को जेल हुआ था, महात्मा गांधी हमारे होते हैं पक्के ड्रामेबाज होते हैं, वो जेल से फिर बाहर निकल जाएंगे वहां पे, फिर महात्मा गांधी कोई मूवमेंट नहीं करेंगे। फिर ब्रिटेन से आपको कुछ लोग आएंगे इंडिया में आपको लॉ बनाने के लिए, फिर इसको अपोज किया जाएगा और एक पर्सन वहां पे आपको कुछ बोलेगा, वहां पे जिनके ऊपर आपको लाठी से वार किया गया वो कुछ बोलेगा और फिर आपको महात्मा गांधी दोबारा आएंगे और फिर अपना मूवमेंट करेंगे। इसको हम देखेंगे अगले पार्ट में। अगर यहाँ तक अगर आपको वीडियो को समझ में अगर आ गई, यहाँ पे है चैप्टर समझ में आ गया है ना, तो वीडियो को बस एक बार लाइक कर दीजिएगा। और फिर भी कुछ अगर डाउट अगर रह जाते अगर है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में उसको ड्रॉप कर दीजिएगा। आपका एज सुन एज पॉसिबल आपके डाउट्स को सॉल्व किया जाएगा। यहाँ पे अगर चैप्टर समझ में आई है तो आपको क्या करना है, नोट्स के फॉर्म में पूरा लिख लेना है। यहाँ पे इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लास्ट में पूरा वीडियो सुनने के बाद, और इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और स्क्रीनशॉट लेने के बाद इसका अपना नोट्स अपना लिख भी सकते हैं यहाँ पे, ताकि बोर्ड के टाइम पे एग्जाम के टाइम पे आपको रिवीजन करने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे ये आपको ये काम करना है। अगर वीडियो समझ में अगर आती है तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। यहाँ पे मिलते हैं आपको इसी सीरीज के आपको अगले वीडियो में मिलते हैं आप है ना, और उसमें हम जानेंगे आपको आगे की कहानी। तब तक के लिए जय हिंद। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज वीडियो को थोड़ा लाइक जरूर दीजिएगा, अपना प्यार जरूर दीजिएगा। मिलते हैं, जय हिंद जय भारत।